हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अंकुर कुमार। आज हम इस लेक्चर में अपवर्तन के आगे से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर तक हमने अपवर्तन और परावर्तन के बारे में कुछ बातें पढ़ ली थी। अब यहां पर हम अपवर्तन की घटना में एक वर्ड आया था अपवर्तनांक, उसके बारे में देखेंगे कि अपवर्तनांक होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपवर्तनांक पर। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये अपवर्तनांक है, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। ये एक आनुपातिक राशि है और कांस्टेंट वैल्यू होती है। कौन सी राशि होती है? आनुपातिक राशि होने के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि ये दो राशियों का अनुपात होता है। जैसे म्यू है, तो अगर कोई प्रकाश किरण अपवर्तन की घटना में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से N2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करे, तो उसका माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के अपवर्तनांक के सापेक्ष होता है। अर्थात हम ऐसे डिफाइन करेंगे म्यू इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। और ये अपवर्तन की घटना को किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को डिफाइन करता है। तो यहां पर देखो, ये भी अपवर्तनांक, ये भी अपवर्तनांक। अगर दो राशियां समान हैं और तो दोनों का अनुपात लें, तो इन दोनों के अनुपातिक रूप से जो ये संख्या प्राप्त होगी, ये केवल एक संख्यात्मक मान प्राप्त होगा। और यही संख्यात्मक मान क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। अब अनुपातिक राशि होने की वजह से अपवर्तनांक होगा वो उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कौन सी राशि है? ये मात्रकहीन राशि होती है। अपवर्तनांक होगा किसी भी माध्यम का, वो मात्रकहीन राशि होती है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब हम बात करें कि विभिन्न माध्यमों के अपवर्तनांक कौन कौन से अपवर्तनांक होते हैं। कुछ माध्यमों के अपवर्तनांक निश्चित होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निर्वात की। तो निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है, निर्वात का अपवर्तनांक वो कितना माना गया है? 1 माना गया है, न्यूनतम 1.0000 ऐसे माना गया है। तो ये निर्वात का अपवर्तनांक होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं वायु के अपवर्तनांक की। तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है म्यू, वो होता है 1.00299 ऐसे, या 29 इस तरीके से दिया गया है। तो ऑलमोस्ट अगर इसको देखें तो ये लगभग किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो इन जनरल अगर हम बोले तो ये बोल सकते हैं कि वायु का अपवर्तनांक ही निर्वात का अपवर्तनांक होता है और निर्वात का अपवर्तनांक वायु का अपवर्तनांक दोनों बराबर होते हैं। इन जनरल देखें तो ऐसे बोल सकते हैं। मतलब अगर वायु भी है कहीं पर माध्यम, अगर माध्यम में वायु को लिया गया है, तो हम इन जनरल उसका अपवर्तनांक 1 मान सकते हैं। वायु का अपवर्तनांक 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे चलते हैं आगे, जल का अपवर्तनांक देखते हैं। तो जल का अपवर्तनांक है वो कितना होगा? 4/3। 4/3 से डिफाइन होता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.33। इस तरीके से ये जल का अपवर्तनांक होता है। और इसका जो अनुपातिक रूप है ऐसे लिख सकते हैं हम 4/3। अब हम बात करते हैं कांच की। तो कांच का जो अपवर्तनांक है वो होता है 1.5, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3/2। ये अपवर्तनांक होता है। मैं ये जो अपवर्तनांक बता रहा हूं वो किसके सापेक्ष है? जो ये जल और कांच का अपवर्तनांक है वो वायु के सापेक्ष है। मतलब इन माध्यमों के अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऊपर तो उस पदार्थ का अपवर्तनांक आएगा, बट्टे में नीचे वायु का अपवर्तनांक। और वायु का अपवर्तनांक होता है 1, और 1 का किसी भी संख्यात्मक मान में भाग देंगे तो हमेशा वैल्यू वही प्राप्त होती है। तो ये सापेक्ष अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोल सकते हैं या अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं। इसके बाद में जो सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है वो हीरे का होता है। हीरे का अपवर्तनांक म्यू होता है 2.42 होता है, सबसे ज्यादा होता है। और हीरा होता है वो कौन सी घटना पर आधारित होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक बेहतरीन एग्जांपल होता है हीरा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हो गई अपवर्तनांक की बात। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि किसी भी माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उसका वेग बदल जाता है। निर्वात में तो कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग है c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब किसी माध्यम में प्रवेश करे तो उसका वेग कितना हो जाएगा? तो वो हम एक फॉर्मूले से यहां पे डिराइव करेंगे, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां से देखो, अपवर्तनांक के लिए अभी तक हमने 2 फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, 2 फॉर्मूलों के बारे में पढ़ लिया। एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन में माध्यम में प्रकाश की चाल, म्यू इज इक्वल्स टू C/V। पहले ही लेक्चर में आपको बताया था, आप जाके देखिए पहला लेक्चर,
उस वीडियो को कंप्लीटली देखिए। इस सीरीज को अगर आप देखोगे ऑप्टिक्स की सीरीज को, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो यहां पर म्यू है वो C/V से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। पहला इसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले की सहायता से यदि हमें माध्यम का अपवर्तनांक पता है तो हम किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, क्वेश्चन है कि पानी में प्रकाश का वेग बताओ, कि पानी में या जल में प्रकाश का वेग क्या होगा। अब प्रकाश का वेग यहां पर देखो, हमें क्या पता है, हमें पानी में प्रकाश का वेग, तो हमें यह पता होना चाहिए कि पानी एक माध्यम है और उसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 4/3 होता है या 1.33। तो यहां पर पानी में प्रकाश का वेग निकालेंगे तो अपवर्तनांक हमें पता है, क्योंकि इसका जो म्यू होता है अपवर्तनांक होता है 4/3, और निर्वात में प्रकाश का वेग हमें पता होता है कितना होता है, c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम माध्यम में वेग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो हम v निकालेंगे तो v को इधर ले आओ, म्यू नीचे चला जाएगा, तो v कितना हो जाएगा, c/म्यू। c की वैल्यू है 3 × में 10⁸ अपॉन में म्यू की वैल्यू कितनी है, 4/3। आप ये वैल्यू भी ले सकते हो 1.33, लेकिन पॉइंट वाली संख्या का भाग देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे ले लो। 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, v 9/3 और 3 गुणा में 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आप पॉइंट्स में भी बना सकते हो, कितना आ जाएगा पॉइंट्स में, तो पॉइंट्स में बात करेंगे तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा। देख लेना, भाग देना 9 में 4 का, यही वैल्यू आएगी। अब यहां पे देखो, निर्वात में वेग कितना होता है, 3 × 10⁸, और जैसे ही प्रकाश पानी में प्रवेश करता है तो उसके वेग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, वेग घट जाता है। इसी तरह हम कांच के लिए भी निकाल सकते हैं। अगर आपको पूछे कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होगा, कोई भी, तो देखो कांच में प्रकाश का वेग निकालने के लिए कैसे डिफाइन करेंगे, कांच में प्रकाश का वेग किस तरीके से डिफाइन होगा, उस पर बात करते हैं यहां पे। तो कांच में प्रकाश का वेग, अब यहां पे जो अपवर्तनांक लेना है हमें, वो किसका लेंगे, कांच का लेंगे, क्योंकि कांच हमें एक माध्यम दे दिया। तो यहां पे कांच का जो अपवर्तनांक होता है म्यू, वो कितना होता है, 3/2 या फिर 1.5 मान सकते हैं, या फिर होता है 1.5। यहां पे वेग निकालेंगे तो v कितना हो जाएगा, तो v = c/म्यू, इसी फॉर्मूले से आएगा। c की वैल्यू है 3 × 10⁸ अपॉन में 1.5, इसको इससे काटोगे कितना रह दो, तो v = 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वेग आ रहा है वो किसमें आएगा, कांच में प्रकाश का वेग। इस प्रकार हम डिफरेंट माध्यम में अगर प्रकाश का वेग निकालेंगे तो वो हमें अलग अलग प्राप्त होगा, और माध्यम में वेग हमेशा निर्वात की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो इस तरीके से हम अपवर्तनांक को समझ सकते हैं और वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है अपवर्तनांक की निर्भरता। इसमें हम बात करेंगे कि अपवर्तनांक है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करेगा, तो सबसे पहली बात माध्यम की प्रकृति पर ही निर्भर करता है। तो सबसे पहले किस पे निर्भर करेगा, माध्यम की प्रकृति पर, कि माध्यम कैसा है, सघन है, विरल है या फिर जल है, सघन माध्यम में फिर कांच है या फिर हीरा है, कौन सा माध्यम है उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। दूसरी बात, माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। अगर घनत्व ज्यादा होगा तो अपवर्तनांक किस तरीके से परिवर्तित होगा, घनत्व अगर कम होगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, तो इस बातों पर भी निर्भर करता है। तो घनत्व के आधार पर भी अपवर्तनांक चेंज होता है। और एक होता है रंग पर, प्रकाश के रंग पर, प्रकाश के रंगों के आधार पर भी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग प्राप्त होता है एक ही माध्यम का। तो इन बातों पर अपवर्तनांक निर्भर करता है। तो यहां पर एक मेन पॉइंट होता है कि विभिन्न प्रकार के रंगों के लिए एक ही माध्यम का अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। तो यहां पे पॉइंट क्या बन जाएगा कि विभिन्न रंगों के लिए किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक, किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अपवर्तनांक की बात करें तो म्यू होगा, वो क्या होगा, अलग अलग होता है। कैसे होगा, अब यहां पे बात करते हैं। मान लो हमारे पास कोई भी एक माध्यम है, यहां पर कोई भी एक कांच की स्लेब है, कुछ भी मान लो। इस स्लेब पर अगर हम अलग अलग रंग आपतित करें, मान लो यहां पे रेड कलर आपतित होता है,
तो रेड कलर के लिए, प्रकाश के लिए इस माध्यम का अपवर्तनांक अलग होगा, माध्यम का अपवर्तनांक आ रहा है n1। बैंगनी रंग या फिर ब्लू कलर का प्रकाश आपतित कर रहे हैं तो इसके लिए माध्यम का अपवर्तनांक होगा n2। येलो कलर का प्रकाश आपतित कर रहे हैं तो येलो कलर के प्रकाश के लिए इसका जो अपवर्तनांक होगा वो होगा n3। मतलब अलग अलग रंगों के प्रकाश के लिए एक ही माध्यम का अपवर्तनांक है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग प्राप्त होता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन ये है कि कौन से रंग के लिए अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक होगा और कौन से रंग के लिए सबसे कम होगा। तो हम बात करते हैं श्वेत प्रकाश की। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। और 7 रंग कौन कौन से हैं, BIBGYOR, विबग्योर। विबग्योर की बात मैंने आपको बताई थी सेकंड लेक्चर में। यहां पे लाल रंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा है वो ज्यादा होती है और वॉयलेट कलर की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, कम होगी। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, एक प्रकार की दूरी होती है। तो अब मैं आपको यहां पे वेग के बारे में कुछ पूछूं कि वेग है वो किस तरीके से डिफाइन होगा यहां पर, तो देखना, ध्यान देना कि यदि तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो क्या वेग भी ज्यादा होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि वेग होता है, प्रकाश का वेग वो तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होता है। कैसे, सिंपल आते हैं। मैथ्स में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटा समय, पढ़ा है ना। अगर मान लो समान समय के लिए रखा जाए, समय को कांस्टेंट कर दें, तो चाल किसके समानुपाती है, चाल है वो किसके समानुपाती होगी, दूरी के समानुपाती होगी ना। चाल हो गई वो दूरी के समानुपाती, कब, समान समय के लिए। अब हम यहां पर बात करें, चाल को दूसरी लैंग्वेज में हम वेग भी बोलते हैं, वेग भी बोला जाता है। और ये दूरी होगी वो क्या होती है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य लैम्डा। मतलब वेग है वो तरंग दैर्ध्य के समानुपाती। यदि तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो वेग भी बढ़ेगा और तरंग दैर्ध्य घटेगी तो वेग में भी क्या होगी, कमी। यहां से समझ में आया आपको कि वेग है वो तरंग दैर्ध्य के कैसे समानुपाती होता है, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और इसी फॉर्मूले से, मैथ्स के सिंपल फॉर्मूले से मैंने आपको यह बताया है कि प्रकाश के वेग और तरंग की तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है, समानुपाती होते हैं। अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है तो वेग भी बढ़ेगा और तरंग दैर्ध्य घट रही है तो वेग भी घटेगा। अब यहां पे बात करते हैं, तो बताओ तरंग दैर्ध्य कौन से रंग की ज्यादा है, लाल रंग की। तो इसका मतलब कौन से रंग का वेग ज्यादा होगा, लाल रंग का वेग ज्यादा होगा रेड का। और वेग कौन से का कम होगा, बैंगनी रंग का वेग क्या होगा, कम होगा। बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे जिस रंग का वेग ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। कैसे, देखो, तरंग दैर्ध्य से वेग में संबंध निकाला और वेग से अपवर्तनांक में संबंध निकालते हैं। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी होता है ना। अब यहां पे देखो, निर्वात में प्रकाश का वेग तो क्या है, कांस्टेंट, ये तो चेंज नहीं होगा। चेंज कौन सा होगा, नीचे वाला। तो म्यू समानुपाती किसके है, 1/v। हम इन शॉर्ट अगर मैं बोलना चाहूं तो यहां पर जो म्यू होता है अपवर्तनांक वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है किसके, वेग के। वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब वेग बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। और जब वेग घटेगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है यहां से, ये व्युत्क्रमानुपाती है। मैथ्स में हम समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती पढ़ते हैं, वो ऐसा ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है, अगर वेग है वो तरंग दैर्ध्य के समानुपाती है तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो वेग भी बढ़ेगा। और जब वेग बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि वेग और अपवर्तनांक परस्पर व्युत्क्रमानुपाती है, तो अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य भी क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। जब तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो अपवर्तनांक भी घटेगा। जब वेग घट रहा है, तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर वेग बढ़ रहा है और अपवर्तनांक घट रहा है, तो सीधी सी बात है कि तरंग दैर्ध्य के आधार पर अपवर्तनांक भी घटेगा। जब वेग घटेगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा और जब वेग बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा। अब यहां पर हम देखते हैं, तो लाल रंग का वेग सबसे ज्यादा है तो लाल रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम। और बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो यहां पर मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूं कि लाल रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होगा, कम, म्यू। और बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होगा, म्यू, अधिक होगा, ज्यादा होगा। तो ये अपवर्तनांक वाला टॉपिक यहां पर कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आगे के टॉपिक में चलेंगे।